अस्सलाम वालेकुम, मैं उमरान अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। मैंने अपने इस व्लॉग के पहले हिस्से में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के चीदा नुकात पर बात की, जिन पर कोई भी टीवी चैनल और एनालिस्ट बात नहीं कर रहा है। अगर बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ जनरल फैज़ हमीद और उनके सियासी करतूत और उन करतूतों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक। कोई जोड़ रहा है और कोई तोड़ रहा है। DGISPR ने हालिया दहशतगर्दी का जो एक मकसद था कि पंजाब और बलोच के दरमियान नफरत फैलाई जा सके, और जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनमें क्योंकि मेजॉरिटी पंजाबियों की थी, उसकी वजह यह थी कि तासर दिया जा सके कि बलोच अवाम पंजाबियों से नफरत करती है। और ये बात सच है कि जितने भी ख्वारिज हैं वो सूबाइयत का कार्ड अब से नहीं, पाकिस्तान बनने के फौरन बाद से खेल रहे हैं। वो लोकल लोगों को कहते हैं कि पंजाब खा गया और तमाम रिसोर्सेज पर पंजाब का और फौजियों का कब्जा है। वो इन रिसोर्सेज से जितना भी पैसा है अपनी जेब में डाल लेते हैं और बलोचियों को कुछ भी नहीं मिलता। मैं इस इशू पर एक डिटेल वीलॉग कर चुका हूं, आप उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। लेकिन DGISPR ने एहसासे महरूमी के इस बयानिए का क्या जवाब दिया, आइए उन्हीं से सुनते हैं। एहसासे महरूमी का बयानिया। इस साल बलूचिस्तान का जो बजट है वो तकरीबन 750 अरब रुपए है। उसमें से 520 अरब वफाकी हुकूमत ने दिए, तो 70% वफाक ने दिए। ये है हकीकत। बलूचिस्तान हुकूमत 254 अरब रुपए सिर्फ मुनाफा लेती है रॉयल्टी से, और जो बलूचिस्तान में मादनियात के प्रोजेक्ट हैं उनमें 80% जो लोग हैं वो तो बलूचिस्तान के हैं जो उनमें काम करते हैं। बयानिया बनाया जाता है एहसासे महरूमी का। 1947 में पूरे बलूचिस्तान में 375 किलोमीटर के करीब सड़कें थी। आज 25,000 किलोमीटर सड़क है, 8 कौमी शाहराएं हैं। तालीम की बात करें, इस वक्त तकरीबन 73,000 बलूचिस्तान का बच्चा फुली फंडेड पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे पाकिस्तान में और बैरून पाकिस्तान भी तालीम हासिल कर रहा है। बलूचिस्तान में जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर प्रोविंसेस। 13 फुल फ्लेज कैडेट कॉलेजेस हैं, मल्टीपल रेजिडेंशियल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बलूचिस्तान में सीपैक है, गवादर एयरपोर्ट है, आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट्स, खुशहाल बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट्स, 100 जो डैम्स के प्रोजेक्ट्स, सोलराइज ट्यूबवेल्स, कच्ची केनाल, डेट प्रोसेसिंग प्लांट पंजगूर में, एंड देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, रियासती इदारे बलूचिस्तान में करते हैं, कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। इन बयानियों के पीछे आपको फॉरेन फंडिंग बहुत क्लियरली नजर आएगी, और एम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को सियासी और माशी तौर पर अनस्टेबल रखना है। अब आपका पसंदीदा टॉपिक इमरान खान और जनरल फैज़ की बात कर लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि कहीं इमरान खान साहब फौज की तहवील में ना चले जाए और मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल ना चले। इस एस्पेक्ट को इमरान खान साहब ने बहुत पहले प्रीएम्प्ट कर लिया था, और एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा साहब ने मिस्टर जस्टिस गुड टू सी यू की अदालत में इमरान खान बचाओ पिटीशन फाइल करके अपने आप को यानी खान को सेव करने की कोशिश शुरू कर दी थी। उसका मकसद ये था कि जनाब सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालत में नहीं हो सकता। वजह यह थी कि मिलिट्री ट्रायल बहुत स्विफ्ट होता है, अदालत की कार्रवाई रोज़ाना की बुनियादों पर होती है, लंबी लंबी तारीखें नहीं पड़ती। वकील साहब की साली की शादी की वजह से अदालत अपनी कार्रवाई नहीं रोकती। जज साहब को रिश्वत की ऑफ़र नहीं की जा सकती। जज साहब की सास अगर मुजरिम की फ़ैन है तो भी उसका असर अदालत की कार्रवाई पर नहीं पड़ता, और केस इतना लंबा नहीं लटकता कि क्रिमिनल केस सियासी केस में तब्दील हो जाए और अवाम की सिंपथीज को समेटा जा सके। 3 सितंबर को इमरान खान साहब के वकील ने एक पिटीशन फाइल की जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि इमरान साहब को खतरा है
کہ جنرل فیض کی گرفتاری کو بنیاد بنا کر عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹ ٹرائل کے لیے فوجی تحویل میں نہ دے دیا جائے۔ یعنی عدالت انشور کرے کہ سابق وزیر اعظم سویلین عدالتوں اور سویلین اہلکاروں کی تحویل میں ہی رہیں۔ اس پٹیشن میں چند مفروضے بنائے گئے، جن میں سب سے پہلا یہ کہ جنرل فیض وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے۔ کوئی پوچھے کہ وعدہ معاف گواہ کس جرم میں بنیں گے؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ اس وقت جو کورٹ مارشل کی کارروائی چل رہی ہے اس میں فیض حمید صاحب نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس کا تعلق آپ کی کسی جرم سے ہے؟ بہرحال دوسرا انہوں نے پریمپٹ یہ کیا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ عمران خان کے خلاف بات بھی کریں گے اور ان کا نام بھی لیں گے۔ تیسرا مفروضہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ جناب خان صاحب کا جب نام آئے گا تو خان صاحب پھر فوج کی تحویل میں بھی چلے جائیں گے، اور چوتھا کہ خان صاحب کا پھر کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ اب یہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے، یا خان صاحب کو معلوم ہے کہ انہوں نے کون کون سے اور کیا کیا جرائم کیے ہیں؟ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کو کہاں کہاں اور کس کس کی مدد سے توڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئین اور قانون کی بالادستی اور حقیقی آزادی کا چورن بھی بیچا ہے۔ یہ سوال جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے کیا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا، انہی سے سنتے ہیں۔ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا۔ اگر آپ نے خان صاحب کی جرم کی جڑ کو پکڑنا ہے تو وہ یہی ہے کہ 9 مئی کو خان صاحب نے بہت ڈیٹیلڈ پلاننگ کی اور بہت سکسیسفلی اس کو ایگزیکیوٹ بھی کیا، مگر دوسری طرف بھی لوگ تیار شاید بیٹھے تھے۔ فوج اور عوام کے تصادم سے خان صاحب کا جو ہزاروں لاشوں کے گرنے کا پلان تھا وہ بہت بری طرح ناکام ہوا۔ اب اس کے رد عمل میں کالے پانی کی سزا سے بچنے کے لیے خان صاحب ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ٹام اینڈ جیری شو کب تک چلے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن میں بھی کچھ خان صاحب کی طرح پریمپٹ کرتا ہوں کہ خان صاحب کا یہ ٹام اینڈ جیری کا شو 6 ماہ سے 1 سال سے زیادہ نہیں چلنے والا، کیونکہ بقول ڈی جی آئی ایس پی آر قانون اپنا راستہ اختیار کر ہی لے گا۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔